बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। जी क्लास, कल की क्लास में या उससे पहले से कोई अगर आप क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुरू के 5-10 मिनट हम ये आज से ऑनवर्ड हम इसी चीज़ पे डेडिकेट करेंगे कि जो अर्लियर कोई क्वेरी किसी की हो तो वो पूछ ले, ताकि फिर चीज़ें साथ साथ कवर होती रहें। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर ये स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस कल आपने बताया था, ये रिपीट करिएगा एक दफ़ा। हाँ जी, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस ये है कि जैसे मैंने ये आपसे शेयर की थी ना स्लाइड, मैंने आपको इसके ऊपर वीडियो भी दिखाई थी। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं दोबारा, लेकिन बहरहाल वीडियो दिखाना मकसद तो नहीं है, समझना है। जी जी, ये आपके पास ना 4-5 स्टेप्स हैं कि सबसे पहले एक ना रिसर्च प्रपोजल बनता है। ऑब्वियसली प्रपोजल से मुराद ये है कि आपका कोई इशू अराइज होता है, यानी आपका कोई अकाउंटिंग इशू आया है, आपने उसको अकाउंटिंग में इनकॉर्पोरेट करना है, तो उसके लिए आपको कोई अल्टरनेट यानी कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो आप क्या कहते हैं जी, आईएसबी से रब्ता करते हैं थ्रू योर मेंबर कंट्री, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ स्टेट के, यानी जो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री में या एसईसीटी में जो कंसर्न पर्सन है, जो लाइजॉन करते हैं आईएसबी से। आप उनसे इनके थ्रू अपना मैटर, या आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं कि जी इस पे हमें कोई गाइडलाइन दी जाए। तो अगर तो वो इशू ऑलरेडी किसी स्टैंडर्ड में कवर्ड होता है तो आईएसबी उसकी क्लैरिफिकेशन दे देता है कि नहीं जी, ये आपको पता नहीं था, ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये देखें जी, ये पैराग्राफ में इसका ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई ऐसा इशू है वाकई जो नया है, उस पर कोई एडवाइस होनी चाहिए, तो फिर एक रिसर्च प्रपोजल बनता है और सजेस्टेड जो फीडबैक जो है ना, उसके लिए क्वेश्चनेयर डिज़ाइन होता है। ठीक है, क्वेश्चनेयर डिज़ाइन होता है, और वो क्वेश्चनेयर मेंबर कंट्रीज़ को और एक्सपर्ट्स को, जो भी उनके रिलेटेड एडवाइजरी काउंसिल्स हैं, उनको भिजवाया जाता है ताकि इसके ऊपर अपना फीडबैक लिया जाए। उसके बाद जब फीडबैक वापस आ जाता है तो फिर उसकी बेस के ऊपर एक एक्सपोजर ड्राफ्ट, यानी एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड इशू करते हैं, उसको ईडी यानी एक्सपोजर ड्राफ्ट भी कहते हैं। वो बनने के बाद दोबारा फिर मेंबर कंट्रीज या जिनसे क्वेश्चनियर आपने लिखा था, उनको वापस वो रिव्यू के लिए भिजवाया जाता है कि जी यही था जो आपने बताया था, या इस तरह का कोई और, उस पर कॉमेंट्स लिए जाते हैं और फिर उसके बाद रिफाइनमेंट करके इम्प्लीमेंटेशन कर दी जाती है। ठीक है, तो ये ब्रीफ सा एक स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस है। मैंने आपको जो हमारा शेयर्ड फोल्डर है, उस शेयर्ड फोल्डर में सर बुक में मैंने पढ़ा था मेंबर इसके 15 है, तो ये 100 से अबव कंट्रीज फॉलो करती हैं। तो अगर जो मेंबर नहीं है, अगर नहीं उसको कोई इशू अराइज होता नहीं नहीं फिर? नहीं नहीं, मेरी बात सुने। कौमी कौमी असेंबली में कितने मेंबर हैं जी? सर 342। 300 350 जो भी हैं, लेकिन पाकिस्तान की आबादी कितनी है? तो वो रिप्रेजेंटेटिव है ना जी, वो जो 15 लोग हैं ना, वो बाकी मेंबर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, वो जो 15 लोग हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव है ना जी। अब हर कंट्री का एक कंसर्न पर्सन होगा जो उस मेंबर से रब्ता करेगा। ठीक है, तो मेंबर कंट्रीज और चीज है, मेंबर और चीज है। ठीक है, जैसे हमारी आईसीएमए की मेंबर्स हैं, अब हम लोग भी मेंबर्स हैं, 7,000 8,000 मेंबर हो गए हैं, लेकिन भाई नेशनल काउंसिल में सिर्फ 9 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं। ठीक है, तो ये जो हम 10 लोग हैं, ये दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मेंबर्स। ठीक है, लेकिन ये सारे मेंबर्स हैं। ओके जी, ये इसमें सीरियल नंबर 4 पे जो फोल्डर है आईएफआरएस ट्यूटोरियल का, तो ये आप इसको जाके ये दोनों वीडियो जो मैंने कल प्ले किए थे, ये इसमें पड़े हुए हैं, यू कैन वॉच इट। ठीक है, अभी मैंने ये पॉइंट नंबर 3 वाला फोल्डर नहीं आपको बताया, इसमें क्या है, ये इंशाल्लाह आपको टाइम आने पे बताएंगे। ठीक है, तो ये आप वॉच कर सकते हैं। बहरहाल ये इंटरनेट खोलने से ना ये हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, एनी अदर अस्सलाम क्वेश्चन? वालेकुम सर।
जी वालेकुम। सर ये स्कोप ऑफ IFRS जो है, इसका सेकंड पॉइंट जो है प्रोस्पेक्टिव वाला, इसकी मुझे समझ नहीं आई। प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि जब IFRS बन जाता है ना, तो वो ऑनवर्ड्स अप्लाई होता है। ये नहीं होता कि इससे पहले भी जो ट्रांजिशन गुजर चुकी है उस पर भी अप्लाई करेंगे। कंपनीज पे जब एप्लीकेबल होता है ना स्टैंडर्ड, हर स्टैंडर्ड की इफेक्टिव डेट होती है कि जी ये इस डेट को अप्लाई होता है, नॉर्मली जनवरी 1 होती है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल IFRS में एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट तो आप देख लीजिएगा जो भी होगा। लेट सपोज एक स्टैंडर्ड इशू आया IFRS 16 एक स्टैंडर्ड इशू है और उसकी जो इफेक्टिव डेट है लेट सपोज 1 जनवरी 2020 है, ठीक है, मिसाल एक दे रहा हूँ, एग्जैक्ट मे बी पॉसिबल ये ना हो। तो अब IFRS 16 1 जनवरी 2020 से एप्लीकेबल है। इससे जो पुराना स्टैंडर्ड था, ओल्ड स्टैंडर्ड, वो था IAS 17, ठीक है, IAS 17 ओल्ड था। तो अब 1 जनवरी 2021 से ये नया स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा, लेकिन 31 दिसंबर 2019 तक ये IAS 17 ही एप्लीकेबल रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पिछले भी जो ट्रांजेक्शंस इंकर हुई हैं उन पे भी IFRS 16 जाके बैक डेट पे अप्लाई करना शुरू करें और तमाम डाटा को चेंज करें, ठीक है। तो ये नहीं है, ये जनरली नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर ऐसा रिक्वायरमेंट होती है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव जाते हैं, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि अर्लियर पीरियड को भी आप अपडेट करते हैं, ठीक है बेटा। ओके सर, क्लियर। गुड जी, नेक्स्ट। जी वालेकुम। सर वो कल मेरा माइक का थोड़ा इशू आ रहा था, मेरा 23rd MCQ जो था ना वो अच्छा MCQ पे जाना है, अच्छा चले मुझे ना चले मैं खोल लेता हूँ 23rd MCQ। अच्छा और भी इसके अलावा सवाल किसी का, एनीबॉडी एल्स? यस सर। जी जी जनाब। सर दरअसल ना सर मेरी कल इनरोलमेंट हुई है सर, आप अच्छा जी काइंडली बता वेलकम। सकते हैं? हाँ जी जी बताएं। सर, बुक वगैरह जो उनसे यहाँ पे आपने कितना पढ़ लिया ताकि मैं हाँ उसको जी कवर कर सकूं? सर, हमने तो वैसे कहने को तो कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन वैसे बहुत कुछ पढ़ लिया जी, ठीक है। हमने पूरा अकाउंटिंग जो पीछे बेसिक्स थी वो रिवाइज कर ली है, ठीक है। ठीक है। और कल हमने फर्स्ट जो नहीं सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था वो हमने आधा कर लिया था। बुक के लिए आप ये करें कि मैं ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा, ये जो मैंने अभी ये गूगल ड्राइव पे ना एक शेयर फोल्डर खोला था, ठीक है जी। तो वो शेयर फोल्डर आप जाके हमारे CR से रब्ता करें, वो CR आपको शेयर फोल्डर का लिंक भेज देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड CR सर नाजिम व्हाट्सएप साहब है जी, नाजिम साहब है जी CR हमारे। नाजिम साहब अपने अपना नाम और ये जो नंबर है वो चैट बॉक्स में भेज दें दोबारा, ताकि न्यू पार्टिसिपेंट जो हैं वो जो है इससे आपसे कांटेक्ट कर लें और अपने ग्रुप में इसको ऐड कर लें। शेयर फोल्डर का लिंक भी आप इनको बता दें, उसमें तमाम नोट्स वगैरह और जो स्टडी मटेरियल है वो तमाम 1 to ऑल उसमें पड़ा हुआ है जी, ठीक है। और एक दफ़ा आपने किसी कोलीग से ज़रा गपशप लगा के ना चीज़ों को ज़रा कर लें और यू विल गेट इजीली। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? जी जी, any other question regarding regulatory framework? ओके दानिश साहब, आप 23 नंबर MCQ कह रहे थे। यस सर। 23 on the local fast food outlets hired a first year accounting student to oversee the cash collection procedure. When the firm pays the student her weekly wage, the transaction will, देखें आपने किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉई को अपना सैलरी पे किया है, ठीक है। जब सैलरी पे करते हैं तो ऑब्वियसली आप कैश कम करेंगे, ठीक है। और कैश जब कम करेंगे तो दूसरी तरफ आपका एक्सपेंस भी इंक्रीज होगा। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो आपकी ऑनर इक्विटी डिक्रीज होती है। तो इसका आंसर डी है जी, डी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, जब आप एक्सपेंस पे करोगे ना तो कैश तो कम होगा ना, तो एसेट कम हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, एसेट एक्सपेंस इंक्रीज होगा, एक्सपेंस जो होता है वो ऑन इक्विटी को कम करता है, तो ऑन इक्विटी भी कम हो जाएगी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर जी जी जी। सर आगे जाने से पहले एक दफा आईएफआरएस का जो अकाउंटेबिलिटी है ना उसको थोड़ा क्लियर कर दें। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप को जो जिम्मेदारी दी गई है ना, आप उसका जवाबदेह होते हैं। ठीक है जी। अब आईएफआरएस की अकाउंटेबिलिटी ऑब्वियसली देखें, ये स्टैंडर्ड क्यों बनाए जा रहे हैं, ये स्टैंडर्ड ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? क्योंकि देखें, पैसा किसी और का है और उसको यूज कोई और कर रहा है। अगर आप कॉर्पोरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट देखें ना, तो जो शेयर होल्डर है वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता। मतलब जनरली शेयर होल्डर आर सेपरेट। अगर आप वाइड मल्टीनेशनल पब्लिक लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं तो शेयर होल्डर तो बहुत बड़ी तादाद में बैठा हुआ है ना, वो तो नहीं इंडिविजुअली जाके डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता। वो भी क्या करते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर आगे अपने मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं। मैनेजमेंट ने सारा काम पैसे इस्तेमाल करने होते हैं। यहाँ पे एजेंसी कॉन्सेप्ट आता है, एजेंसी थ्योरी आती है। अगर किसी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ी हो तो एजेंसी रिलेशनशिप है, यही है ना जी। एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है, अपने बिहाफ पे वो बंदे अपॉइंट करता है, वो फिर उसके बिहाफ पे पैसे इस्तेमाल कर रहा है। अब पैसा किसी और यस का है, पैसा बेटा किसी और का है, उसको इस्तेमाल कोई और करता है, तो यू आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द यूज ऑफ दैट मनी विच इज इंटरेस्टेड टू यू बाय द शेयर होल्डर्स। ठीक है, और इसीलिए स्टीवर्डशिप एक कॉन्सेप्ट है। अपने ऑडिट में आप नहीं पढ़ा तो आप ऑडिट में पढ़ेंगे। स्टीवर्डशिप, स्टीवर्डशिप ये होता है कि रखवाला, आप रखवाले हैं ना जी उस पैसे के, तो आपको जवाबदेह होना पड़ता है। तो आईएफआरएस इंश्योर करता है ये अकाउंटेबिलिटी। क्यों इंश्योर करता है? कि वो तमाम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ट्रू एंड फेयर बनवाने के लिए रिपोर्टिंग सिस्टम को डेवलप करवाता है, ताकि कोई भी चीज ऐसी ना रह जाए जो छुपी हो या जो गलत हो। तो ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवाता है आईएफआरएस। अगर आईएफआरएस स्टैंडर्डाइज नहीं होता तो एक ट्रांजैक्शन अपनी मर्जी से ट्रीट की जाती और यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जिससे उसको ये नहीं पता लगता कि मेरा पैसा सही भी इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अल्टीमेटली उसने डिसीजन लेना ना जी। मैं अब अगर ये शेयर होल्डर हूँ तो 1 साल के बाद मैंने ये फैसला करना है कि भाई मैं ये शेयर जो है ये कंटिन्यू रखूंगा या मैं इसको डिस्पोज ऑफ कर दूं। ठीक है, तो वो फिर उसको डिसीजन लेने के लिए उसको फिर ये इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन उसको, अब देखिए ना, अब अगर अब थोड़ा सा बात आगे निकलेगी लेकिन बात रेलेवेंट बात है, बिल्कुल रेलेवेंट बात है कि एक यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने से पहले ऑडिटर का ठप्पा देखता है कि जी इसमें ऑडिटर ने स्टैंप लगाई कि नहीं लगाई। क्यों लगाता है, क्यों देखता है? आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं दुकान से तो आप देखते हैं जी मुझे बताओ कि इसका इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी सेपीएस क्यूसीए से ये प्रिस्क्राइब्ड है, ये हलाल प्रोडक्ट है। ये क्यों देखते हैं? क्योंकि आपने रिलायबिलिटी इंश्योर करनी होती है। आपने देखना ये एक्सपायर्ड तो नहीं है, इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं है जो इंजूरियस टू हेल्थ होता है। ठीक है, तो ये चीजें सारी आप क्यों देखते हो? क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी, उस प्रोडक्ट को अपने इस्तेमाल में लाना होता है। इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एक प्रोडक्ट है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। और इस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी ये है कि वो प्रोडक्ट एक प्रोसेस के थ्रू डेवलप हुई है और एक थर्ड पार्टी ने उसको वेट भी किया है और एक प्रोसीजर स्टैंडर्ड के तहत वो डेवलप की गई है। और मैंने आपको एक चैप्टर के एंड के ऊपर आई थिंक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जो शीट थी मेरी, जहाँ मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे, उसके आखिर में मैंने स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस बताया था। ठीक है, कि हमने जी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है इसमें हमने ये रूल्स फॉलो किए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एक मैन्युफैक्चरर जैसे जैसे बताता है कि जी हमने इसमें ये इंग्रेडिएंट यूज़ किया, ये इंग्रेडिएंट यूज़ किया। और इसी तरीके से ये प्रोडक्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती है, इसको भी जो यूज़र है ये उसको पहले चेक करता है कि इसका इंग्रेडिएंट क्या है। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी इन अ सेंस दैट द प्रोडक्ट दैट द रिसोर्सेज ऑफ द शेयर होल्डर आर इक्वली जस्टिफाइड कि जी हमने जो पूरे साल काम किया है ना वो सही किया है और आपके बेनिफिट में किया। और आप इंशाल्लाह फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव ही यही होता है। और इंशाल्लाह ये सब्जेक्ट को आहिस्ता आहिस्ता हम आगे स्ट्रेटेजिक लेवल के लिए आपको तैयार कर रहे हैं।
ठीक है, जिसमें हम ये आपको पढ़ाते हैं कि जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ही शेयर होल्डर वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो आप ये सारे काम शेयर होल्डर वेल्थ के लिए हो रहे हैं। पूरी जितनी भी फाइनेंस आप पढ़ेंगे ना, उसमें सेंटर में एक ही ये वर्ड आप मोटा मोटा कहीं भी लिख लें कि टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ, बस। और शेयर होल्डर वेल्थ का मतलब क्या है? द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। और वो कब इंक्रीज होगी? जब ऑब्वियसली कंपनी के ऑपरेशंस एफिशिएंट होंगे, कंपनी के पैसे सही जगह इस्तेमाल हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी बड़ी जरूरी है। तो इट इज़ अभी तो स्टार्ट है जी, अभी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है रिपोर्टिंग के अंदर। ये इंशाल्लाह जब आप इस सब्जेक्ट पास करेंगे, अगला सेमेस्टर भी आप पास करेंगे, then your vision will be broad and you will be in the position we are in the process of making yourself, आपने ICMA के बाहर बिल बोर्ड देखा होगा, we are making you the CEO and CFO of the company. We are not here to produce the clerks. We are here, we are making we are producing the CFOs, business leaders. ठीक है, जो के पूरे एक बिजनेस को रन करते हैं। और इंशाल्लाह एवरी ACM में, एवरी FCM में will be targeting his or herself to the position of either CEO, CFO or chairman of the company, inshallah. Any other questions? सर लेक्चर कौन सा चल रहा है, लेक्चर नंबर? यार ये मुझे याद नहीं है, 7वां 8वां है मेरे ख्याल से। ओके जी जनाब। ओके जी। Now we are moving towards the conceptual framework of the financial reporting। और conceptual framework एक बड़ा important document है। इससे पहले कि मैं इसको बताऊं, तो मैंने कल लास्ट जो IFRS के component बताए थे आपको। IFRS का component मतलब ये है कि जो भी standard issue होता है ना, उसके ये 6 पैराग्राफ या 6 कंटेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एक दफ़ा क्विकली देख लें कि सबसे पहले स्कोप होता है। ठीक है, स्कोप से मुराद कि ये जो स्टैंडर्ड हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये स्टैंडर्ड अप्लाई कहाँ पे होगा। जैसे IS 2 इन्वेंट्री का है तो इन्वेंट्री पे अप्लाई होगा। और स्कोप पैराग्राफ के अंदर ही ये डिफाइन कर दिया जाता है कि ये चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं इससे। ठीक है, फिर डेफिनेशंस होती है जी। नेक्स्ट पे डेफिनेशंस, कुछ टर्मिनोलॉजीज जो स्टैंडर्ड में यूज़ होती हैं। जैसे अगर आप कोई लॉ पढ़ते हैं, आप लॉ के स्टूडेंट भी, माशाल्लाह लॉ भी पढ़ रहे हैं साथ साथ, तो लॉ जो है उसके अंदर डेफिनेशंस है। ठीक है, शॉर्ट टाइटल और इफेक्टिवली जो डेट का पैराग्राफ होता है, उसके बाद सबसे पहले वो डेफिनेशन का पैराग्राफ आता है। तो वो इस तरह स्टैंडर्ड भी एक लॉ ही है जिसके ऊपर फिर हम डेफिनेशंस को अप्लाई करवाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इन्वेंट्री को डिफाइन करते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू को डिफाइन करेंगे, मिसाल एक दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ है वो है रिकग्निशन क्राइटेरिया। ठीक है, रिकग्निशन का मतलब होता है टू ऐड सम आइटम इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो आइटम है वो किस वक्त जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, वो कौन सी कंडीशंस पूरी होंगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 2 वर्ड आपने याद रखने हैं जी। किसी भी आइटम को, चाहे वो लायबिलिटी का हो, चाहे वो एसेट का हो, चाहे वो रेवेन्यू का हो, चाहे वो एक्सपेंस का हो, 2 बेसिक क्राइटेरिया है। वैसे मैं ये आगे जाके भी एक्सप्लेन करूँ, लेकिन चूंकि यहाँ पे बात हो रही है, 2 वर्ड आपने कभी भी नहीं जिंदगी में भूलने। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी और नंबर 2 रिलायबिलिटी। पूरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जब भी हम किसी आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉग्नाइज करने की बात करेंगे, तो ये 2 वर्ड आपके जहन में फौरन आ जाने चाहिए, प्रोबेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। बस अब आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है। प्रोबेबिलिटी, और एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्ल्ड में, इफ समथिंग इज प्रोबेबल का मतलब होता है कि द चांस ऑफ हैपनिंग दैट इवन इज मोर देन 50%। अगर किसी इवेंट के हैपन होने का चांस मोर देन 50% है, तो वी विल कॉल दैट आइटम इज प्रोबेबल। ठीक है, अगर 50% से कम है तो वो कोई और नाम हम देंगे, वो नाम कोई और भी हो सकता है, वो इंशाल्लाह डिफरेंट नाम देंगे। लेकिन बहरहाल ये चूंकि बड़े आसान सी चीज़ें हैं, इतनी टेक्निकल चीज़ें भी नहीं है,
और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखें बहुत आसान चीज़ है, ये हम लोगों ने मुश्किल बनाई हुई है, वेरी सिंपल। ठीक है, इंशाल्लाह जैसे हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो यू विल फील के इतने कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड भी जो है ना वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना मक्खन से बाल या मक्खन से मक्खी से मलाई, ये जो भी एग्जांपल दी जाती है आप इजीली कर लेंगे। सिंपल क्या है कि आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, की कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, और ये की कॉन्सेप्ट की ही ये फाउंडेशन मैं आपको इसलिए बनवा रहा होता हूँ कि ये वर्ड्स आपको अगर क्लियर होंगे तो पैराग्राफ में बाकी रिलेटेड आइटम्स यानी डिस्कशन इसी के से इन्हीं के गिर्द ही घूम रही होगी। जैसे आपको मैंने एक वर्ड बताया शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अब पूरी फाइनेंस आप उठा लें, जितनी भी बातें होंगी ना वो इसी के गिर्द घूम रही होंगी। उसका अल्टीमेटली वो कंक्लूजन पैराग्राफ आप पढ़ेंगे ना तो यही कंक्लूजन पैराग्राफ होगा जी के शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पूरी फाइनेंस के अंदर। और पूरी रिपोर्टिंग के अंदर जब आप कोई भी चीज पढ़ लेंगे ना तो आखिर में एक ही वर्ड आएगा, ट्रू एंड फेयर व्यू। भाई ट्रू एंड फेयर व्यू मिल रहा है आपको, आप कहेंगे नहीं मिल रहा है, देन अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट। अगर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं मिल रहा तो इग्नोर दैट। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं इंशाल्लाह हम डेवलप करेंगे। नेक्स्ट जो चौथा नंबर पैराग्राफ होता है या चौथा नंबर कंटेंट होता है किसी भी आईएफआर का, दैट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट का जो मतलब होता है कि एट व्हाट वैल्यू, किस वैल्यू पे रिपोर्ट करें। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करने के बहुत सारे वेज हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद पांचवा जो पैराग्राफ होता है वो डी रिकग्निशन होती है। डी रिकग्निशन मतलब होता है रिवर्स ऑफ रिकग्निशन, कि भाई देखिए ना एक आइटम था, या तो अपनी प्रोबेबिलिटी लूज कर गया होगा या रिलायबिलिटी लूज कर गया होगा, या उसका कोई ये कंडीशन वो मीट नहीं कर रहा होगा तो आप उसे डी रिकग्नाइज कर दोगे, उसे खत्म कर दोगे। उसके बाद ये दो वर्ड्स हैं, ये दो वर्ड्स ना ये पेयर की फॉर्म में आपको हमेशा नजर आएंगे, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये पेयर है। जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो डिस्क्लोजर होता है वो नोट्स में जो भी इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये 6 कंपोनेंट हमने कल लास्ट क्लास में शायद वो मैं जल्दी बता गया था, शायद कोई लगा हो कि पता नहीं सर ने लपेट दिया इसको, लेकिन बहरहाल मैं इंपॉर्टेंट एरिया था तो मैंने इसको थोड़ा सा बता भी दिया। ओके जी, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हम स्टार्ट करने लगे हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है बेसिकली ये एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ते वक्त या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रोसेस अप्लाई करते वक्त एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट या एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर के जहन में ये कॉन्सेप्ट होने चाहिए। बेसिकली अगर आप इसको कहें ना तो ये किसी भी बुक के अंदर एक जो प्री फेस का पैराग्राफ होता है जो उस बुक का आने वाला पूरा हालात बयान कर देता है ना कि इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या क्या कंटेंट है, तो ये एक तरह से प्री फेस इंट्रोडक्शन टू दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है एज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, ये जो मैंने ये डाला है ना दो कंपैरिजन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये चूंकि देखें अब इस वक्त अगर हम बात करें तो जो अकाउंटेंट है ना उसका रोल तब्दील हो गया। अकाउंटेंट का रोल वो नहीं है जो एक मुंशी पुराने ज़माने में रजिस्टर लेके घूमता था, कानों में उसने पेन लगाया होता था तो वो जो भी इवेंट है उसको लिखता चला जा रहा है। बुक कीपिंग अकाउंटेंट का रोल नहीं है। अब अकाउंटेंट का रोल फाइनेंशियल एडवाइज़र है। ठीक है, यानी वो आप देखें कि जो भी हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है या किसी भी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में चले जाएं तो फाइनेंशियल CFO इज मस्ट इन द पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। CFO इज द पर्सन जो कि उस पूरी मीटिंग को एक तरह से उसका ड्राइवर होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज का इम्पैक्ट फाइनेंस टर्म में निकाला जाता है कि भाई अब लेट सपोज मैं आपसे, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे होगे, आप एक प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दो, ठीक है, या ना करें, अब ये एक फैसला है। ठीक है, ये फैसला, इस फैसले के पीछे पूरी एक वर्किंग है। वो वर्किंग किसने करनी है जी? वो CFO ने करनी है। डिसीजन अल्टीमेटली CEO ने लेना है, एग्जीक्यूटिव ने लेना है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने लेना है, एक्सकॉम ने लेना है, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने लेना है, लेकिन अल्टीमेटली उसको फाइनेंशियल टर्म में उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो CFO ने ही निकाल के देना है ना जी आपको। ये तो कोई भी डिसीजन है, अभी आपने, मैंने कल आपसे बात की थी कि आपने कस्टमर को क्रेडिट एक्सटेंड करना है कि नहीं करना, इस क्रेडिट एक्सटेंशन के अगेंस्ट
आपने ये डिसीजन लेना है, तो उसके पीछे भी आपको वर्किंग करनी है। तो अब जो फोकस है ना वो डाटा हैंडलिंग पे ज़्यादा चला गया है, डाटा कलेक्शन से। देखिए डाटा कलेक्शन तो कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर और ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं डाटा वेयर हाउसिंग के ऊपर, और डाटा तो वहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, लेकिन अब उस डाटा अवेलेबल डाटा इज नॉट द सोल्यूशन। डाटा का एनालिसिस, उसकी रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस इज द मेन एरिया जिस पे अब हमारा फोकस होना चाहिए एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर या एज अ फाइनेंशियल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, क्योंकि वी आर टारगेटिंग दैट पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सर आजकल कहते हैं कि ये जो कंप्यूटर का दौर आ रहा है, तो इसका तो अकाउंटिंग को भी जो आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर जो है उसकी जगह ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग के सॉफ्टवेयर आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं सर। अकाउंटेंट्स की जगह जा रही है। मेरी बात सुने, डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर चाहे इतना मर्जी हो जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी मर्जी आ जाए, कंप्यूटर कैन नॉट रिप्लेस अ ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें ना, तो ह्यूमन डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग कभी नहीं कर सकता। हाँ, कंप्यूटर को आप प्रोग्राम कर सकते हो, प्रोग्राम भी देखें ना किसने करना है, वो भी तो इंसान ने करना है ना प्रोग्राम। अगर वो प्रोग्राम नहीं प्रॉपर होगा तो उस प्रोग्राम में कोई फॉल्ट आएगा तो सही किसने करना है, वो भी इंसान ने करना है। ठीक है, तो ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं इसके पीछे डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी की सारी टीम ये एक्सपर्ट्स की और ये ह्यूमन की टीम होती है, इसके पीछे कंप्यूटर नहीं बैठा हुआ। भाई अगर एक कंप्यूटर में रिपोर्ट सही नहीं निकल रही है तो ये कौन उसकी एनालिसिस कौन करेगा, उसकी डिसीजन, एक डिसीजन किसने लेना है। और आपको पता है कोई डिसीजन ऐसे भी होते हैं जो कंप्यूटर ने ले लिया लेकिन आप वो डिसीजन नहीं लेते। मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे डिसीजन बिजनेस के अंदर होते हैं जो लॉजिक ये कह रही होती है कि यही डिसीजन नहीं लेना चाहिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव होती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उसकी नेगेटिव होती है, लेकिन फिर भी आपको डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होती, इंट्यूशन भी होती है, और वो इंट्यूशन आपको ये जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करती है। आप बिजनेस के सिनेरियोज को एनालाइज किया जाता है, ठीक है, डाटा को एनालिसिस करके आप डिसीजन लेते हैं। ठीक है, करंट डाटा, आपको डाटा कुछ और बता रहा होता है लेकिन आपने बाज़ औक़ात कुछ और डिसीजन लेना होता है, क्योंकि वो उसमें क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी आपने इनको देखिए ना। अब एक कंप्यूटर ने मैक्सिमम क्या नंबर्स को ही प्रोसेस किया होगा ना, तो सिर्फ डिसीजन के लिए खाली क्वांटिटेटिव वेरिएबल तो नहीं ना इंकॉर्पोरेट किए जाते, वहाँ पे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी इंकॉर्पोरेट किए जाते हैं। वहाँ पे कुछ अदर नॉन फाइनेंशियल, अब आपने यू आर द स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एक बैलेंस्ड स्कोर कार्ड बनता है। ठीक है, बैलेंस स्कोर कार्ड जाके गूगल कीजिएगा और देखिएगा कि व्हाट इज बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स भी होते हैं जो कि आपने फिर एनालाइज करने होते हैं किसी भी डिसीजन को लेते वक्त। ठीक है, तो नो डाउट कि चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं। और ऑटोमेट चीज़ें कौन सी होती हैं जी? ऑटोमेट चीज़ें वो होती हैं जो जिसका प्रोसेस डिफाइंड होता है, जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम डिफाइंड होता है, वो चीजें ऑटो। अब देखें दरवाजा खुलना है, दरवाजा खुलना बंद है, वो एक फिल्कम के केस पूरा दरवाजा मूव कर रहा होता है, तो अब ये दरवाजा ऑटोमेट हो गया हुआ है। पहले उसके लिए एक बंदा खड़ा होता था, आपने देखा मॉल्स के अंदर के जो पर्सन आता था उसके गेट खुलता था, वो बंद करता। अब एक कंप्यूटर ने देखा यार कि ये गेट खुलता है और गेट बंद होता है, तो इसका प्रोसेस तो डिफाइन है, इसको ऑटोमेट कर दो। तो जब प्रोसेस डिफाइंड होता है, उसका एल्गोरिथम आप लिख सकते हैं, तो वो ऑटोमेट हो जाता है। जब किसी प्रोसेस का एल्गोरिथम ही आप नहीं लिख सकते तो उसको ऑटोमेट कैसे करेंगे? अब एक डिसीजन है वो आपने लेना है, उसका एल्गोरिथम क्या बनेगा? उसको आपने ऑटोमेट नहीं कर सकते, कुछ चीजें ऑटोमेट नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे डॉक्टर है, अब आप एक मरीज है, वो उसको आपने जब आपने सिम्टम देखने हैं तो आप कितना मर्जी कंप्यूटर को प्रोग्राम कर दें जी ये सिम्टम्स होंगे तो आपने ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, लेकिन डॉक्टर की भी जरूरत पेश आएगी ना, फिर भी आपको उसने तो उसको फीड करना है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यही मैंने बताया है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज एन इनपुट फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस, दीज आर द इनपुट। ठीक है ना, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी की बना लेते हैं तो वो जो इनपुट होता है और ये जो एनालिसिस है, इंशाल्लाह ये आप यहाँ आपके कोर्स में तो नहीं है, एडवांस रिपोर्टिंग के कोर्स में ये फाइनेंशियल एनालिसिस का एरिया है सेकंड आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में,
जहाँ पे आप ये 3 एनालिसिस पढ़ेंगे। किसी भी कंपनी के 3 एनालिसिस करने होते हैं जी आपने, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, लिक्विडिटी एनालिसिस एंड सॉल्वेंसी एनालिसिस। और ये तीनों एनालिसिस जो हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही आप कर रहे होते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली यू आर हियर टू इवेलुएट द पास्ट एंड प्रेजेंट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, ठीक है। ये यही आपका बेसिकली रोल होता है कि आप अभी जो बिजनेस स्ट्रेटजीज बनती हैं ना, कि हमारा पास्ट डाटा क्या था, उसकी बेस के ऊपर हम फ्यूचर में क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे। अच्छा, अब ये छोटा सा ना एक राइटअप था, मुझे थोड़ा सा ये रेलेवेंट लगा तो मैंने इसको यहाँ पे रेफर कर दिया। ये जस्ट इज ए रीडिंग फॉर यू, और इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। अब इसको रीड कोई करेगा जी मेरे लिए, इसको जरा कोई पर्सन? Anybody volunteer to read that paragraph for me? जी सर, मैं करता हूँ सर। जी 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 जी। To facilitate comparison across companies, cross-sectional अच्छा, analysis and over जी time for a single company, time series analysis, it is important that accounting methods are comparable and consistently applied. स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। जी सर। देखें, आपने असल ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने कंपैरिजंस करना है, और कंपैरिजंस के दो लेवल्स हैं। एक कहलाता है क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन, एक कहलाता है टाइम सीरीज कंपैरिजन, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है कि ए लिमिटेड वर्सेस बी लिमिटेड। शायद कोई स्टूडेंट इतना कॉल कर रहा हो, जस्ट 1 मिनट। जी जी सर। तो जो कंपैरिजन है उसके दो लेवल्स हैं, एक क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन है और एक टाइम सीरीज कंपैरिजन है। क्रॉस सेक्शनल मतलब ये होता है कि आप अक्रॉस कंपनीज, और टाइम सीरीज का मतलब होता है कि कंपनी एक ही है लेकिन आपने पिछले सालों से उसको कंपेयर करना है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट अकाउंटिंग मेथड्स आर कंपेरेबल एंड कंसिस्टेंटली अप्लाइड, ठीक है जी, यानी आप एक पीरियड से दूसरे पीरियड को चेंज ना करें। जी नेक्स्ट। However, accounting standards must be flexible enough to recognize that differences exist in the underlying economics between businesses. हाँ जी, यानी अब ये भी नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना बिल्कुल रिजिड हो जाए और बस जी आपने कुछ नहीं करना और आप बस तब्दीली नहीं कर सकते। नहीं जी, हम तो ये बस कहते हैं ना कसम नहीं तोड़नी, हमने कसम ही नहीं तोड़नी, बस ये हमने जब फॉलो कर लिया बस ये हमने जो मर्जी हो जाए हमने चेंज ही नहीं करना। तो ये ऐसा नहीं है जी। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस एग्जिस्ट इन अंडरलाइंग इकोनॉमिक्स बिटवीन बिजनेस। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट। Suppose two companies buy the same model of machinery to be used in their respective businesses. एक जैसे business में. The machine is expected to last for several years. Financial reporting standards typically require that both companies account for the equipment by initially recording the cost of machinery as an asset. Without such a standard, the companies could report the purchase of the equipment differently. For example, one company might record the purchase as an asset and the other might record the purchase as an expense. An accounting standard ensures that both companies should record the transaction in a similar manner. Yes, very good, excellent. देखें जी, ये इन्होंने बताया कि अगर ऐसा स्टैंडर्ड आप ना बताएं तो एक कंपनी अपनी मर्जी से उसको रिकॉर्ड करेगी। एक ने उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, एक ने उसको एसेट रिकॉर्ड कर लिया। अगर आप ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना इम्प्लीमेंट करें, ना बताएं, तो ये बड़ा मसला बन जाएगा। फिर ये दोनों जो कंपनीज हैं, इवन के वो एक ही बिजनेस में है, वो एक ही तरह के बिजनेस में वो ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन उनका डाटा कंपेरेबल नहीं होगा। एक के एसेट्स ज्यादा होंगे, एक के एसेट्स कम होंगे, एक का रेवेन्यू कम होगा। तो इट इज वेरी difficult for the comparisons. The next. Accounting standard typically required the cost of the machine to be apportioned over the estimated useful life of an asset as an expense called depreciation. अच्छा, आप देखें
ये बातों बातों के अंदर डेप्रिसिएशन को डिफाइन कर दिया गया है. Depreciation is the apportionment of the cost of asset to an expense in the period in which services are received. ये ठीक है. अब ये डेफिनेशन याद नहीं की समझनी होती है, ठीक है. अब वो कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं कि जब आपने एक एसेट को परचेज किया है तो आप उसकी कॉस्ट को एक्सपेंस में अपोर्शन करो, एक्सपेंस में एलोकेट करो, जितनी उसकी लाइफ है, वो डेप्रिसिएशन कहलाता है. ठीक है जी, चलें आगे चलें. Because the two companies may be operating the machinery differently, financial reporting standards must retain some flexibility. One company might operate the machinery only a few days per week, whereas the other company operates the equipment continuously throughout the week. Yes, Given stop. the difference, जी stop, full stop. देखें, एक कंपनी का यूजेज पैटर्न डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल वो हफ्ते में 7 दिन के बजाय 3 दिन उसको चलाती है, बाकी 4 दिन बंद करती है. लेकिन एक कंपनी क्या है, वो उसको 7 days a week चला रही है. ठीक है, ओके नेक्स्ट. given the difference in usage, it would not be appropriate to require the two companies to report an identical amount of depreciation expense each period. Financial reporting standard must allow for some discretion, such that management can match their financial reporting choices to the underlying economics of their business while ensuring that similar transactions are recorded in a similar manner between companies. Yes. अब वो कहते हैं जी ये ऊपर वाली बात तो ये जो पैराग्राफ में थी ना, ये तो उसने बता दी, लेकिन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो आप बिजनेस को दें ना, ये नहीं जजमेंट का मौका दें एक बिजनेस को, कारोबार को, कि जी वो एसेट की जो कॉस्ट और एक्सपेंस में कन्वर्ट कर रहे हो वो यूजेज पैटर्न के अकॉर्डिंग करें. और आईएएस स्टैंडर्ड जब इंशाल्लाह आई 16 हम पढ़ेंगे तो वहां पे एक पैराग्राफ में ये भी लिखा हुआ है कि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो बेनिफिट पैटर्न के हिसाब से आप रिकॉर्ड करते हैं. ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से, एक कंपनी ने अगर स्ट्रेट लाइन किया है तो अगली कंपनी भी स्ट्रेट लाइन करना बहुत जरूरी है. नहीं, ऐसा नहीं है. अगली कंपनी शायद उसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे करे, उससे अगली कंपनी शायद उसको यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे करे, एक और मेथड होता है इसको सम ऑफ ईयर डिजिट भी कहते हैं, उस पे करे. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है दी यूजेज. ठीक है, लास्ट पैराग्राफ जी. Financial statements of two companies with identical transactions in the fiscal year prepared in accordance with the same set of financial reporting standards are most likely to be identical, consistent and comparable. Yes, it is comparable. ठीक है, comparable से मुराद ये होती है कि एक जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो एक दूसरे के साथ यू कैन रिलेट. ठीक है, रिलेटिव जो आप डिसीजन ले सकते हैं, यानी अगर आप अकाउंटिंग मेथड्स कंपैरेबल हैं. ठीक है, अब देखिए ना, अगर आप एक कंपनी है स्ट्रेट लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करें ऊपर वाली एग्जांपल में, इस पैराग्राफ में, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे, लेकिन दोनों का स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना डाटा को कंपेरेबल नहीं बनाएगा, क्योंकि एक का यूजेज जो है वो कंसिस्टेंट है, एक का यूजेज जो है वो ओकेजनल है. कंपैरेबिलिटी ये है कि एक बेनिफिट पैटर्न के हिसाब से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करें, ये चीज कंपैरेबल बनाएगी. अकाउंटिंग मेथड का कंपैरिजन का सेम होना कंपैरेबिलिटी इंश्योर नहीं करता. अकाउंटिंग मेथड का सेम होना कंपैरेबिलिटी इंश्योर नहीं करता. बिजनेस के इकोनॉमिक्स और बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है, यूजेज का पैटर्न है, अंडरलाइंग ट्रांजैक्शंस का रिलेशनशिप है, ये भी आपको चीजें एनालाइज करके फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंपैरेबिलिटी इंश्योर की जाती है. ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल बेस्ड है रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. रूल बेस्ड ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते. और कल एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि जो पुराने स्टैंडर्ड्स इशू हुए थे आईएएस, जो आईएससी ने 1973 में जो स्टैंडर्ड इशू किए गए थे, क्या वो भी प्रिंसिपल बेस्ड थे? यस, दे वर ऑल प्रिंसिपल बेस्ड. उसके अंदर प्रिंसिपल्स थे. हाँ, गो के उसके अंदर अब कुछ फ्लॉज थे जो आहिस्ता आहिस्ता अब आईएफआरएस के आने से खत्म हो रहे हैं. और इंशाल्लाह हम आपको जैसे मैंने आपको लीजिंग की एग्जांपल दी है अभी क्लास के शुरू में कि एक आईएफआरएस 16 लीजिंग का अप्लाई हुआ था, इसका बहुत बड़ा फ्लॉ खत्म किया गया है जी आईएएस 17 का. वो यू विल एस्टोनिश टू हियर के कंपनीज क्या कर रही थी, इससे पहले हो क्या रहा था. और बड़े बड़े लोग जो है वो उससे, जैसे ये आप एनरॉन का केस आपने पढ़ा होगा, एनरॉन के केस के अंदर यही तो हो रहा था ना कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसके अंदर डाटा उस हिसाब से नहीं शो कर रहे थे जो होना चाहिए.
ठीक है। तो यूजर का डिसीजन गलत हो रहा था, यूजर का जब डिसीजन गलत हुआ तो कब तक जाके वो चीज छुपी रहती है, अल्टीमेटली तो कोई ना कोई चीज उस चीज को सामने ले ही आती है ना, उस मसले को, ठीक है। तो एक चीज को आप अगर उस पर ढकते रहेंगे, उसको छुपाते रहेंगे, तो अल्टीमेटली कभी ना कभी तो वो चीज सामने आती है ना जी। ओके, एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर एनरॉन के अलावा सर एक और कंपनी भी साथ थी जिसने किया था, वर्ल्डकॉम जी जी, वर्ल्डकॉम, ठीक है जी। ये अच्छा, एक चीज और है, ये एनरॉन की आपने बात याद की है, तो एक आप फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, तो एक में आपको, हाँ जी, एक प्रेजेंटेशनल मूवी है इनसाइड जॉब, ठीक है। इनसाइड जॉब ये बेसिकली 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया था ना, इसके ऊपर पूरी एक प्रेजेंटेशनल एक मूवी है इनसाइड जॉब, और एक मूवी है एनरॉन के ऊपर, आई थिंक उसका नाम है क्रूक्ड ई, ठीक है। ये मूवीज भी आप जाके अगर देखें तो आपको पता लगेगा कि कंपनीज कर क्या रही थी, ठीक है। तो ये इज ए जस्ट इज ए लेक्चर, ठीक है। इसके ऊपर एक और चीज है, अगर आपके पास टाइम होता है तो ये आप जाके जरूर देखें, ठीक है। अच्छा जी, अब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स को देखें सर। ये आइडेंटिकल जरा समझा जी, क्या चीज? ये आइडेंटिकल सर। आइडेंटिकल नहीं, इसका आंसर सी है, सी है इसका आंसर, ए बी नहीं। आइडेंटिकल कहते हैं एक जैसा। डिफरेंस इन तीनों में सर क्या है वो जरा समझा। किसमें? इन तीनों में डिफरेंस क्या है? आइडेंटिकल, कंसिस्टेंट और कंपैरेबल। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि दो एक जैसी चीजें, सेम, ठीक है, दो सेम। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपने इस पीरियड में भी आपने FIFO मेथड यूज किया है, अगले पीरियड में FIFO यूज किया है, ये कंसिस्टेंसी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर दो कंपनीज जो है वो इस तरह की चीजों को अकोमोडेट करती हैं जो ऊपर हमने डिस्कस की हैं, तो इस तरह की चीजों को अकोमोडेट करके उनका डाटा कंपेरेबल होगा, कंपेरेबिलिटी उनके डाटा में होगी, ठीक। कंपेरेबिलिटी से मुराद ये होती है कि उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अंदर एक कंपैरिजन डेवलप होगा, क्योंकि उनके जो अकाउंटिंग मेथड्स हैं उसके अंदर एक कोहेरेंस है। अच्छा जी, ये अब इंट्रोडक्शन है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो मेन हमने स्टार्ट करना है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क 2018 का, यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं कि जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है ये बड़ी दफ़ा रिवाइज हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो इन्होंने डेवलप किया वो 1989 में डेवलप किया फर्स्ट, उसके बाद ये 2010 में रिवाइज हुआ, और उसके बाद ये 2018 में फिर रिवाइज हुआ। अभी जो इस वक्त करंटली एप्लीकेबल है वो 2018 वाला कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का वर्जन है, और हम वही डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। पिछले क्या था वो हमारा मैटर नहीं है, ना ही इस वक्त आपसे कंसर्न रिक्वायर्ड है। if anybody like to read that particular, तो वो जाके गूगल कर सकता है, यूट्यूब पे भी कंपैरिजन्स के बहुत सारे वीडियोस दिए होंगे, जाके आप वॉच कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड है, सॉरी स्टैंडर्ड का वर्ड नहीं यूज़ करना, एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है जो इस वक्त 2018 का है, उसके 8 चैप्टर्स हैं जी। देयर आर 8 चैप्टर्स जो कि हमने स्टडी करने हैं। नंबर 1 जो चैप्टर है दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। Number 2 is the qualitative characteristics of useful financial information. Number 3 is the financial statement and the reporting entity. Number 4 the elements of financial statements. Number 5 जो हमने आज बात की है recognition and derecognition criteria. Number 6 measurement. Number 7 देखें वही presentation and disclosure. और Number 8 जो है वो capital maintenance concept. ठीक है, ये 8 चैप्टर्स है जो कि अब हमने 1 by 1 इसको टेकअप करना है, और फिर देखते हैं कि इसके कंटेंट्स क्या हैं। इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्यों इशू किया गया? भाई देखिए ना, आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड इशू कर देते,
आपने क्यों ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इशू किया, ठीक है। तो उसके भी कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो देखते हैं कि वो क्या है, यानी इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को इशू करने का मकसद क्या था। चलें ये पहले स्टडी करते हैं। It is a theoretical set of principles which provide the basis for the preparation of IFRS. It helps different stakeholders as per their requirement as under. अब देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, IASB एक स्टेक होल्डर है, एक स्टेक होल्डर नेशनल अकाउंटिंग बॉडीज हैं, एक स्टेक होल्डर प्रिपेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एक होल्डर्स ऑडिटर्स। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स और भी हो सकते हैं, लेकिन बार हमने की स्टेक होल्डर्स जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को के साथ मुंसलिक है। जी सर, स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में डिफरेंस आता है? जी जी नहीं होता? जी होता है, बिल्कुल होता है, जमीन आसमान का फर्क है। स्टेक होल्डर कहते हैं समथिंग दैट स्टेक होल्डर। सर अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर स्टेक, चलिए आप बताएं। सर जो शेयर होल्डर्स होते हैं सर, उनका ना फाइनेंशियली इसके एक कंपनी इंस्टीट्यूट के साथ होता है, और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं सर उसमें सर ये सारे आ जाते हैं, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज, जो जिनका। हाँ जी बिल्कुल, स्टेक होल्डर का मतलब होता है कनेक्टेड पार्टीज। अब वो वेदर एक्सटर्नल होती हैं और या वो इंटरनल भी हो सकती हैं, ठीक है। जबकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है, ओनर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अब कनेक्टेड पार्टीज के अंदर सारे लोग हैं, जिस कनेक्टेड का मतलब होता है जिनका इंटरेस्ट उस बिजनेस में किसी ना किसी तरीके से होता है। तमाम स्टेक होल्डर जो हैं शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होते हैं, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर जो हैं शेयर होल्डर नहीं ना होते। जी ऐसी है, शेयर होल्डर इज अ स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर इज ए स्टेक होल्डर, बट every stakeholder cannot be a shareholder. Yes, good. ओके जी, ये स्टेक होल्डर्स हैं जो कनेक्टेड पार्टीज हैं। IASB ये इस फ्रेमवर्क को यूज करता है टू डेवलप न्यू IFRS, और दूसरा वो रिव्यू और इम्प्रूव एग्जिस्टिंग IFRS, ठीक है। ये पहला ये इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है इस चीज़ को। नेशनल अकाउंटिंग बॉडीज ऑब्वियसली इस फ्रेमवर्क को यूज़ करती हैं अपने नेशनल स्टैंडर्ड्स डेवलप करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली उन स्टैंडर्ड्स ने फिर इम्प्लीमेंट होना होता है, और फिर अगर ऐसा कोई स्टैंडर्ड ये लोग डेवलप कर लें जो इंटरनेशनली रिकगनाइज नहीं होता, तो फिर वो उनको फिर बाद में प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो क्या करते हैं, पहले ये देख ही लेते हैं कि यार ये जो हम स्टैंडर्ड अपने लोकल इन्वायरमेंट के लिए डेवलप करने जा रहे हैं, कि क्या ये ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से। तो दूसरा प्रिपेयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो जैसे कंपनी का अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है, वो अप्लाई करना एग्जिस्टिंग IFRS को, और गाइडिंग अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विच हैव नॉट एड्रेस्ड बाय IFRS। देखिए ये बड़ा शाज़ नादिर केस होता है कि अगर कोई ऐसा अकाउंटिंग इशू आ जाए जो फिल वक्त आपको नहीं पता लग रहा कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कौन सा स्टैंडर्ड कवर करेगा, तो फिर या आपने बड़ी छानबीन कर ली है और आपको अब नहीं समझ आ रही और नहीं पता लग रहा कि जी ये, और वाकई वो कवर भी कहीं नहीं है, जो कि बड़ा शाज़ नादिर है, ऐसा बहुत ही कम होता है। ऐसा तो नहीं है कि अब ये जो बड़े बड़े अकाउंटिंग के लोग बैठे हुए हैं इनको वो चीज़ उन्होंने अकाउंट फॉर ही नहीं की, लेकिन बहरहाल जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है उसको वो चीज़ नहीं क्लियर हो रही या उनको फिलवक्त उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रही, तो वो क्या करते हैं, वो फिर इस फ्रेमवर्क से हेल्प ले लेते हैं। चले यार इस फ्रेमवर्क में क्या गाइडलाइन दी गई है, तो चले हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द टाइम बीइंग इससे इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर हम ऑडिटर को जस्टिफाई कर देंगे जी हमने उस वक्त ये सिचुएशन थी तो हमने ये ट्रीटमेंट अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद ऑडिटर्स है जी, ऑडिटर्स क्या करते हैं जी, ऑडिटर्स ने अपना एक ओपिनियन फॉर्म करना होता है ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी ट्रू एंड फेयर व्यू, और फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या IFRS कंप्लाइंट है जी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस ओपिनियन को फॉर्म करने के लिए ऑडिटर को ये हेल्प होती है। एक डिस्क्लेमर नीचे दिया हुआ जी मैंने
कि ये जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये IFRS नहीं है, ठीक है। और बाज़ औक़ात इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो जो IFRS है विद दी एनी स्टैंडर्ड, तो IFRS प्रिवेल करेगा, ठीक है, क्योंकि IFRS स्पेसिफिक सिचुएशन में डेवलप। इसकी एग्जांपल इस वक्त आपको मैं दे देता हूँ कि एक लायबिलिटी की डेफिनेशन है, ठीक है, लायबिलिटी की डेफिनेशन इसमें डिफाइंड है फ्रेमवर्क में, अभी हम आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट्स का, ठीक है, गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है ना, सब्सिडीज वगैरह देती है, उसका ट्रीटमेंट। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स के अंदर एक लायबिलिटी क्रिएट होती है जिसको हम डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कहते हैं। वो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी की डेफिनेशन को मीट नहीं करती, वो जो फ्रेमवर्क में लायबिलिटी की डेफिनेशन दी गई है ना, उस डेफिनेशन पे पूरी नहीं करती, लेकिन फिर भी हम उसको लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि IS-20 ने उसको लायबिलिटी कहा होता है। तो इस केस में जो आपका कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया किसी स्टैंडर्ड के साथ फ्रेमवर्क का, तो फिर हम फ्रेमवर्क को छोड़ देंगे और उस कंसर्न स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, ठीक है। इस तरह बहुत सारे शाद व नादिर केसेस हैं, वो केस टू केस में जाके देखेंगे। यहाँ पे उसका सिर्फ जिक्र करना सबका इस वक्त वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि वो आप उस कॉन्सेप्ट में नहीं मेंटली होंगे। तो जब हम स्टैंडर्ड्स को जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आप एनालाइज कीजिएगा कि यार ये कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा ISB फ्रेमवर्क के साथ, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता योर नॉलेज विल इंक्रीज इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है IS के अंदर और ISB फ्रेमवर्क के अंदर, तो यू विल फॉलो दी कंसर्न्ड IFRS। ये किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, मुझे सर समझा दे। कॉन्फ्लिक्ट आ जाए ना, ये आपने ट्रीटमेंट कुछ और प्रिस्क्राइब किया हुआ है, फ्रेमवर्क में कुछ और ट्रीटमेंट दिया हुआ है। नहीं ठीक है सर, लेकिन ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कौन बनाते हैं? ये भी ISB ने ही बनाया है ना, और ये FRS भी वो बनाते हैं SB वाले। जी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर उनको कॉन्फ्लिक्ट डालना पड़ता है ना, वो और कोई वजह नहीं होती, कोई वो गुजारा नहीं होता उसके बगैर, ठीक है। एक्सेप्शन तो होती है ना हर चीज की जी, हर रूल की एक्सेप्शन होती है ना जी। मसल मिसाल के तौर पे यार, आपने रेड सिग्नल नहीं तोड़ना, ये है ना रूल जी। आवाज आ रही मेरी? यस। रेड सिग्नल नहीं तोड़ना, लेकिन एम्बुलेंस तो तोड़ देती है ना रेड सिग्नल, तो एम्बुलेंस की एक्सेप्शन है ना जी। अब आप बोले जी एम्बुलेंस क्यों तोड़ रही है रेड सिग्नल, वो तो रेड सिग्नल है, एम्बुलेंस ने तोड़ दिया। वो 1122 वाली गाड़ी आई है, वो रॉन्ग वे गई है, उसने सिग्नल भी तोड़ दिया और वन वे की खिलाफवर्जी भी कर दी, तो आप बोलेंगे वो एक्सेप्शनल है भाई, वो रूल पे अप्लाई नहीं होता उसमें। इस तरीके से अगर कोई ऐसी चीज आ गई है जो जनरल रूल के खिलाफ है, लेकिन उसका कोई स्पेशल यूज है, तो वी विल अलाउ दैट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। क्लियर है जी? तो फीडबैक दे दिया करें मुझे। यस सर। हाँ सर क्लियर है जनाब। वो ऑनलाइन का मसला यही होता है ना जी, कि वह बोल रहे हैं, सुबह से बोली जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो एक है, लेकिन एटलीस्ट ये कि आपकी तरफ से फीडबैक आता है ना, तो थोड़ा सा ये होता है कि चलो यार समझ आ रही है चीज़। ओके जी, चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं जी। इसके 8 चैप्टर है, ये पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग is to provide financial information that is useful to users in making decision regarding relating to providing resources to the entity। अच्छा, इसका मतलब ये है जी कि हर यूजर के पास कुछ रिसोर्स है जो उसने एंटिटी को प्रोवाइड करना है या नहीं करना, इसका फैसला उसने करना है। मसलन अगर हम बात करें सप्लायर की, तो उसके पास रॉ मटेरियल है जो एंटिटी को उधार देना है। जब वो उधार देगा तो अपना रिसोर्स एंटिटी को दे रहा है ना जी। एक कस्टमर है, वो अपनी पूरे बिजनेस को आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक बैंकर है, वो अपना फाइनेंशियल रिसोर्स आपके प्रोवाइड करने लगा है। एक एम्प्लॉई है, वो पूरी की पूरी अपनी स्किल्स, वो उसके पास रिसोर्स है, वो एंटिटी को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम जो यूजर है, इन्होंने अपने अपने रिसोर्सेज एंटिटी को प्रोवाइड करने हैं। अब ये डिसीजन लेना है कि क्या हम अपने रिसोर्स इसी एंटिटी को प्रोवाइड करें या ना करें,
इसके लिए उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि अब कुछ लोग फाइनेंस के भी स्टूडेंट हैं, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जरा देखिए, दो तरीके के डिसीजन होते हैं जी, दो तरीके के डिसीजन। एक कहलाते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक कहलाते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो होते हैं वो आंसर देती हैं व्हाट एसेट टू होल्ड, व्हाट एसेट टू होल्ड, कौन से एसेट आपने बिजनेस इन्वेस्ट करने, वो करंट होंगे, अब इस पे बात थोड़ी सी आगे चल सकती है लेकिन बहरहाल मैं इसको रोकूंगा, वो करंट भी होते हैं और वो नॉन करंट भी होते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो मैं इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर थोड़ी बात करूंगा, लेकिन बहरहाल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप इनको बहुत डिटेल से पढ़ लेंगे। एक होते हैं जी फाइनेंशियल डिसीजंस, फ्रॉम वेयर दीज एसेट विल कम फ्रॉम, विल कम, ये एसेट कहां से आएंगे, हु विल प्रोवाइड। और दो ही सोर्सेज है एसेट को फाइनेंसिंग के, एक डेट है और एक इक्विटी है। क्या ये पैसा मालिक खुद लगाए या उधार लेके लगाए, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन मालिक अपने पैसे से करे या बैंक से लोन लेके करे। तो अगर ये दो डिसीजन करने हैं आपने, या फाइनेंसिंग डिसीजन भी करने हैं और इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी करने हैं, ठीक है। अब फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है, आपने कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है या कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। फिर अब एज अ यूजर, एज अ मैनेजमेंट, आप सीएफओ कंपनी के हैं, आपने करंट एसेट कितने रखने हैं, इंशाल्लाह अब वो बार बार मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैं रेफर इसलिए देता हूं कि ये चीजें अलग नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये बिल्कुल एक साथ अटैच है, ठीक है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हैं ना, तो आपने ये डिसाइड करना होता है कि मेरे पास करंट एसेट कितने होंगे और मेरे पास नॉन करंट एसेट कितने होंगे, कैश कितना होगा, इन्वेंट्री कितनी होगी, रिसीवेबल कितना होगा, प्रीपेड मैंने कितने रखने हैं, मैंने मार्केट में सिक्योरिटीज कितनी रखनी है, मैंने इक्विपमेंट में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, मैंने लैंड में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। ये डिसीजन लेने के लिए आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। और ये दोनों डिसीजन, चाहे वो इन्वेस्टिंग, और एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का वर्ड मैंने वैसे यूज किया है फाइनेंशियल टर्म में, वरना तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एसएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एंड फाइनेंसिंग डिसीजन डिटरमिन द राइट हैंड साइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, राइट हैंड साइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें और इतनी सारी बातें करने को है जी कि आज का रिमेनिंग का पूरा लेक्चर सिर्फ फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में निकल जाएगा, लिहाजा हम इसको भी यहाँ पे रोकते हैं, वो इंशाल्लाह फाइनेंशियल जो पढ़ा रहे हैं आपको वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस, और ये दोनों डिसीजन लेने के लिए आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और वो इंफॉर्मेशन आपको जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से मिलती है, ओके जी। इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम्स, जी इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम्स क्या मतलब है इसका, इकोनॉमिक रिसोर्सेज मीन एसेट्स, क्लेम्स मीन लायबिलिटीज, ठीक है जी। और इसका मतलब है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है अगर आपने ये डिसीजन लेने हैं ऊपर वाले। तो पहला डिसीजन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम्स मीन एसेट्स द कंपनी कंट्रोल्स। अब यहाँ पे एसेट्स ओन की डेफिनेशन खत्म हो गई है, एंड लायबिलिटीज ओव्स, जो उसने पे करनी है, यानी आप फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं, और जो कौन सी होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। नंबर 2 एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, जी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में क्या फर्क है जी, सर एफिशिएंसी सर उसकी परफॉर्मेंस को देखता है, और इफेक्टिवनेस के सर हमने राइट प्लेस पे उसको इफेक्ट किया कि नहीं किया।
एक ही बात होगी ना, वो भी तो परफॉर्मेंस ही होती है। एफिशिएंसी है मिनिमम आउटपुट से मैक्सिमम जो है ना, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना, और इफेक्टिवनेस है कि डिसीजन मेकिंग के साथ जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। इसको मैं ना जरा थोड़ा सा मेरा इसमें अब थोड़ा अंदाज, जरा वर्डिंग जरा डिफरेंट होती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है, इफेक्टिवनेस है डूइंग राइट थिंग्स, डूइंग राइट थिंग्स, और एफिशिएंसी मीन्स डूइंग थिंग्स राइट। बस ये फर्क है, बस लफ्जों का हेर फेर है, ठीक है। ये हालांकि इनका मतलब बहुत डिफरेंट है इन दोनों चीजों का। डूइंग राइट थिंग्स मीन्स कि वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा हो, ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड, ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड। और डूइंग थिंग्स राइट मीन्स के मिनिमम वेस्ट, मिनिमम वेस्ट, ठीक है। तो आपने जो बिजनेस के ऑपरेशंस करने हैं उसमें एफिशिएंसी भी लेके आनी है और इफेक्टिवनेस भी लेके आनी है, ठीक है। ये आप, अब मैं इसलिए, चूंकि अब मेरा काम तो आपको थोड़ा सा डायरेक्शन देना है इंशाल्लाह। जो आगे सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे उसमें आपको ये चीज़ें मेन सिखाई जाएंगी कि किस तरीके से एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस प्रमोट की जाती है बिजनेस ऑपरेशंस में, ठीक है। तभी आप एक कंपनी के CFO बन जाएंगे ना इंशाल्लाह। ओके जी, रेवेन्यू एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये आप शो करेंगे जी। आपको चाहिए होती है इंफॉर्मेशन, तो जो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में ही बता रहा होता है। और किसकी? मैनेजमेंट की एफिशिएंसी और मैनेजमेंट की जो मैनेजमेंट कौन है जी? जो कारोबार चला रही है, जो पैसे को इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। इसके अलावा चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम्स, ठीक है, यानी स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी, यानी ओपनिंग इक्विटी क्या थी, फिर आपने प्रॉफिट कितना कमाया, फिर डिविडेंड कितना दे दिया, और ये चेंज कितना हुआ, ये भी आपने देखना होता है ना कि जी कंपनी की जो मूवमेंट इन इक्विटी है वो क्या है, ठीक है। और उसके बाद पास कैश फ्लोज टू असेस मैनेजमेंट एबिलिटी टू जनरेट फ्यूचर कैश फ्लो, फिर आप कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं, ठीक है। कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं और आप किसी कंपनी के फ्यूचर को प्रोजेक्ट करने के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये 4 ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। जी एनी क्वेश्चन? सर थर्ड वन रिपीट कर दें सर। थर्ड वन ये है कि जो आपके जो मूवमेंट है ना जी, ये ओपनिंग एसेट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में तब्दीली थी, वो जो मैंने आपको एक दफा क्वेश्चन करवाया था, तो वो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से आप एक्सप्लेन करते हैं ना कि भाई हमारी ओपनिंग इक्विटी ये थी, उसमें इतना प्रॉफिट आ गया, इतना फिर हमें ये दूसरे आइटम्स थे, हमने डिविडेंड पे कर दिया वगैरह वगैरह, इतने न्यू शेयर इशू किए, तो ये सारे की सारी चेंजेस भी आपको एक्सप्लेन करनी होती है, और ये आपका डिसीजन मेकर इसको यूज कर रहा होता है इस चीज को। ये SOCIE मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया था ना कि अभी आगे मैं एक्सप्लेन कैसे कर दूंगा इस चीज को, आगे नाम आ जाएंगे प्रॉपर, ये आगे चैप्टर में नाम है पूरे पूरे। ओके जी, नेक्स्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जी, और ये आपकी जो रिकमेंडेड टेक्स्ट था उसके अंदर ये एक्सप्लेन डिटेल से किया हुआ है, लेकिन मैंने बहरहाल इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में जो है वो आपके सामने रख दिया है, ठीक है। वो अगर मैं उसको आपको व्यू कराऊं, तो जो आपका रिकमेंडेड टेक्स्ट है वो यहाँ से फ्रेमवर्क को शुरू कर रहा है, ये आपने पढ़ना ज़रूर है जी। ये सारी चीज़ मैंने कवर कर ली हैं, ठीक है। इसके बाद ये पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क आ गया, और ये सब चीज़ें मैंने डिफाइन कर ली किसी तरीके से, और फिर ये ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आ गया कि यहाँ पे यूजर्स को उन्होंने डिटेल से डिफाइन किया हुआ है, इन्वेस्टर, एम्प्लॉइज, लैंडर, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, ठीक है। और फिर यहाँ से क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक शुरू हो रही है। अब देखें इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने इसको वर्डिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने एक फ्लो चार्ट इसका बना दिया, दोनों एक बार अपना अपना इसका एक वो है
वे है, आप उसको जाके पढ़िएगा ज़रूर। तो इसको कवर करते हैं जी। जो बेसिकली हमारा अल्टीमेटली जो हमारा क्राइटेरिया है किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, वो डिसीजन यूजफुलनेस है कि ये जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल सिस्टम जनरेट कर रहा है, ये फाइनेंशियल सिस्टम डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करेगी कि नहीं करेगी। ये हमारा बेसिक जो क्राइटेरिया है वो यही है, ठीक है। और इसके लिए इसकी एक कॉस्ट होती है, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करने की एक कॉस्ट है। एक पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर आप देखें तो एक अच्छी खासी कंपनी का पेरोल जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो ले रहा होता है। इवन के जो CFOs है वो 6 फिगर, अच्छी 6 फिगर सैलरी के ऊपर होते हैं, ठीक है। और नियर टू बल्कि 7 फिगर सैलरी भी बाज़ औक़ात अच्छे फिगर CFO क्रॉस कर जाते हैं। तो ये लोग जो है ये क्या चीज़ है, ये चीज़ डिसीजन मेकिंग में कंपनी की हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेटर के दे रहे होते हैं जो कंपनी की डायरेक्शन को डिफाइन कर रही होती है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को कंपनी की तरफ लेके जा रहे होते हैं। लेकिन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिसीजन यूजफुल है कि नहीं है, उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। अगर एक इंफॉर्मेशन में इसके अगर इंफॉर्मेशन में कुछ कंपोनेंट शामिल होंगे, जैसे हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं ना और हम कहते हैं जी ये प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव का पूरा करेगी कि नहीं करेगी, तो हम उसके इंग्रेडिएंट जाके चेक करते हैं। अगर उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट होते हैं तो वो हमारा मकसद पूरा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें 2 जो इंग्रेडिएंट हैं वो हैं जी फंडामेंटल इंग्रेडिएंट, ठीक है। और बाकी है 4 हैं वो इनहांस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं। यानी अगर हम इसकी मैं नंबरिंग करूं तो ये 6 बनते हैं जी। नंबर 1 रेलेवेंस, नंबर 2 फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, नंबर 3 कंपैरेबिलिटी, नंबर 4 वेरीफाइबिलिटी, नंबर 5 टाइमलीनेस और नंबर 6 अंडरस्टैंडेबिलिटी। इसमें 2 जो है वो फंडामेंटल क्वालिटीज हैं, दीज 2 आर दी फंडामेंटल एंड दीज 4 आर दी इनहांस्ड, यानी ये टॉप अप्स है, एड ऑन्स हैं, ठीक है। ये एड ऑन्स करने से चीजें मजीद अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अब दस्तरखान के ऊपर, वैसे रोजे का टाइम करीब है, ये बात नहीं करनी चाहिए, दस्तरखान के ऊपर जो सजाया जाता है जिस तरीके से चीज़ों को, वो भी एक पर्टिकुलर आर्ट है, ठीक है। उसकी वजह से भी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। डिसीजन डाटा का होना भी मैटर करता है, लेकिन डाटा की प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। डाटा के अंदर और कुछ एलिमेंट्स हैं वो भी ज़रूरी है होना, ठीक है। चलें जी, अब 2 जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, उनके 3 सब इंग्रेडिएंट्स भी हैं। जी 5 मिनट के लिए ज़रा थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, मैं ज़रा, ठीक है। आप लोग भी सुन के थक गए होंगे। एनी अदर क्वेश्चन टिल नाउ? कोई कमेंट, किसी का कोई सवाल? अटेंडेंस वाला जो इशू है वो हमारा थोड़ा सा पीछे रह जाता है। सर ये ईद के बाद यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाएंगी, क्लासेस रेगुलर होंगी कि नहीं? दुआ तो है यार, मैं तो कहता हूँ अभी से हो जाए। और सर जी यकीन करते हैं। मैं तो कहता हूँ, देखें, मैं आपको पता है टीचिंग तो एक फिजिकल एक्टिविटी है, इस तरह ऑनलाइन में तो खैर इतना नहीं, ना पढ़ाने का इतना कोई होता है, ना पढ़ने का भी होता है कि कुछ लोगों ने बस माइक लगाया होता है और बस वो, आपका तो खैर मैं नहीं जनरल एक बात कर रहा हूँ, आप लोग तो माशाल्लाह सारे कंसंट्रेशन से सुन रहे होते हैं। सर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए तो ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, अभी न्यूमेरिकल जब स्टार्ट होंगे तो कोशिश करेंगे, वैसे मेरी कोशिश होती है कि ऑनलाइन के अंदर भी कुछ चीज़ें मैं डाल दूँ। अब क्या करें जी, मजबूरी है, अब क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो कह रहे हैं इसके बाद यूनिवर्सिटी वाला वो कह रहे हैं खुलेंगे। कौन कहता है?
कौन कह रहा है? गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि 15th मई के बाद कुछ ना कुछ बनेगा। चलें जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। उसमें दोबारा डिसीजन होगा ना, उसमें वो देखेंगे हालात। चलें अल्लाह पाक हालात बेहतर करे जी, हमें हमारे लिए कितना आफियत वाला मामला फरमाए। ठीक है जी, बेहतर हो। तो आप लोगों में से कितने स्टूडेंट हैं, हैंड रेस कीजिएगा जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सर मैं क्या कह रहे हैं? जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट, यानी ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल भी पढ़ रहे हैं और कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो मतलब जिहाद कर रहे हैं आप लोग सारे। सर टोटल कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं बताएं जरा। 55 है मेरे पास इस पर नजर आ रहे हैं। 55 ने हैंड रेस किए हैं? नहीं, हैंड रेस तो तकरीबन ये 20-25 ने कर दिया। चले ये भी अच्छी बात। मैं तो 2 पढ़ रहा हूँ इस टाइम, 3 नहीं ज्यादा पढ़े जा रहे। चलो 2 भी बड़ी बात है। 2 में तुम जिहाद असगर, 2 में तुम जिहाद असगर कर रहे हो ना, बाकी जिहाद अकबर कर रहे हैं। ठीक है ना? ये जिन्होंने हैंड रेस किया और जिन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो भी वो छोटा सा कोई सर हमने बाकियों के पेपर दे लिए, लॉ पहले क्लियर कर लिया है, एमए का पेपर दिया था 20 अटेम्प्ट में और अब ये जो है माशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करे जी आपको। और एक चीज याद रखिएगा जी, ये इसको आपने स्टार्ट किया तो इसको कंप्लीट करके आपने जो है ना वो आगे करना है, ये नहीं कि आपने को बीच में छोड़ देना। और प्रोफेशनल स्टडी के बारे में क्या जाता है कि प्रोफेशनल स्टडी में फेल का मतलब ये नहीं है कि आप पास नहीं हुए। इसका मतलब फेल का मतलब होता है कि आपने दिल हार दिया, दिल छोड़ दिया। बल्कि यहाँ हमारे उस्ताद हैं, वो कहते हैं कि जो फेलियर है इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो हम तो आप मैं भी ऐसे पार्ट से अल्लाह बचाए जी। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो हाँ, मैं जो अपनी बात करूँ तो मैं भी एक दफ़ा मुझे भी नॉट पास वाला तमगा मिला था, लेकिन बहरहाल उस वक्त जो गाइड करने वाले लोग थे उन्होंने गाइड कर दिया कि भाई ये फेल नहीं है, ये इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न अगेन, यू गो एंड स्टडी दैट सब्जेक्ट अगेन। इस वक्त आप हकदार नहीं थे इसको पास करने के, जाओ दोबारा पढ़ो जाकर। हमने फिर दोबारा पढ़ लिया, हो गए पास दोबारा। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग फेल। हाँ जी, हाँ जी। फेल तो देखिए, फेल का वर्ड मैं नहीं यूज़ करता ना, मैं डिफ़िकल्ट का वर्ड यूज़ करता हूँ। ये 2 चीज़ें मेरी डिक्शनरी में नहीं है, डिफ़िकल्ट का वर्ड डिक्शनरी में नहीं है और फेल का वर्ड डिक्शनरी में नहीं है। ठीक है, डिफ़िकल्ट कोई चीज़ नहीं होती जी, ये जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं किसी न किसी ने बनाई है, ये रूल भी तो किसी ने लिखे हैं ना जी, वो भी तो इंसान ही था। बस ये कि टाइमिंग डिफरेंस है, आप वो आपसे पहले आ गया, आप थोड़ा सा बाद में। सर थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती, कह सकते हैं। सर आपने कितने साल में किया आईसीएम में? 3 साल में। माशाल्लाह, लेजेंड है सर। अच्छा, दुआ करें हमारे सारे पहले अटेम्प्ट नहीं होते रहे। हाँ जी, हाँ जी, मेरी तो दुआ है जी, आप हो जाएगा। अब तो किए भी अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल हो गए जी किए। माशाल्लाह। 2005 से मैंने कंप्लीट किया था, नहीं 5 साढ़े 5 में। सर आप प्राइवेट एफएससी के बाद शुरू किया था या ग्रेजुएशन के बाद? बीकॉम के बाद। सही। सर आप प्राइवेट तौर पे होम ट्यूशन के तौर पे नहीं पढ़ाते कहीं? टाइम ही नहीं है भाई, टाइम कहाँ से टाइम है। अब सुबह 8 बजे से लेकर अभी ये टाइम हो गया, मुसलसल पढ़ा ही रहे हैं, तो अब इसके बाद फिर क्या टाइम। होम ट्यूशन में क्या पढ़ना, ये आप पढ़ तो रहे हैं। ये भी है। होम ट्यूशन में यही चीजें मैंने दोबारा पढ़ा देनी है, ये बल्कि ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुना देनी है आपको। मैं क्या पता, ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुन ले। अब उसने आपने कहा सर ये सारा डिवाइस करने बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो जी, इसको ये कंप्लीट करते हैं। ये इतनी डिस्कशन काफी होती है। मैंने थोड़ा सा, क्योंकि अब एक खुश हो जाता है ना एनवायरनमेंट पढ़ा के सर इतना। अच्छा, अटेंडेंस ले लें फिर। यस सर, अटेंडेंस ले। एक मिनट जरा फिर ब्रेक लगाएं।
बेटे जरा मुझे पेन देना एक। जी आपने हैंड रेज किया हुआ मलिक अब्दुल्ला। सॉरी सर वो गलती से हो गया। कोई बात नहीं। वो मैं जी मैं अब जरा नाम कॉल कर रहा हूँ दोबारा। ये अटेंडेंस हमारी अपनी इनिशियल क्लासेस हैं, आज 27 है। शोएब असफर तो जफर, शोएब जफर नहीं है जी। फरवा अकरम प्रेजेंट सर। सीमाब प्रेजेंट सर। जियाउर रहमान, हमजा अफजल सर। जियाउर रहमान है। अच्छा जी सर। हमजा अफजल है। ओके अली हमजा। सर। शजर मुनीर अमान। बाकी लोग म्यूट करते हैं जिन्होंने नाम कॉल कर दिया है, और जिनका नाम हो गया है वो अटेंडेंस वो लीव भी कर सकते हैं क्लास। ठीक है ओके। इरफान ताहिर सर ये प्रेजेंट है, इन्होंने मैसेज किया हुआ है कि इनके पास माइक नहीं है। ओके। अब्दुल्ला, नईम सत्तार, दानिश जैदी, आमना प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। ओके। आमना जफर प्रेजेंट सर। एहतशाम हुसैन सर आई एम प्रेजेंट। माशाल्लाह। अली मुर्तजा, ईसा खान, यस सर। अली भट्टी, प्रेजेंट सर। अली इजाज, उमैर खालिद, उस्मान पराचा, अर्श समी प्रेजेंट। ओके। शाहजमान खान, यलमाज रब्बानी, आमना मंशा, प्रेजेंट सर। इर्तजा जावेद, आसिफ अली, यस सर। अच्छा एक चीज़ अटेंडेंस के दौरान मेरे जहन में आई है कि आप लोग कोशिश करेंगे क्लासेस सारी अटेंड करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग लेक्चर का वो इम्पैक्ट नहीं होता जो लाइव क्लास का इम्पैक्ट होता है। ठीक है तो क्लासेस चाहे वो ऑनलाइन ही है, ठीक है। शहीर रहमान मेरा नाम नहीं कॉल किया मोहम्मद। अभी आता है अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है जनाब। कायनात जावेद वो हंस रहा है यार तुम। मैं कहता हूँ अभी तो स्टार्ट हुआ है, 2 सफ़े हैं पूरे, भी तो आधा पेज भी नहीं हुआ पहला वाला। कायनात जावेद रमजान में भी सर कार्रवाई। हाँ जी। रिदा नसीम प्रेजेंट सर। बस म्यूट कर दे यार, बस खत्म होगी बात। एम उस्मान प्रेजेंट सर। ओके।
फसीउल्लाह आसिफ, हाफिज यासीन इकबाल। जी वो नहीं बैठे आज। अच्छा छुट्टी पे। ओके, वसीम अकरम। प्रेजेंट सर। वसीम। वसीम अकरम साहब, ठीक है जी। जी हबीब सर। अहमद। प्रेजेंट सर। ओके, Present. हबीब। Present. मलिक अब्दुल्ला। Present sir. अरमगान खालिद। प्रेजेंट सर। अरूज बिनते तारिक। उमर अजहर। सर ये है क्लास में, इसका माइक ऑफ है। ओके जी। अब्दुल रहमान। सर प्रेजेंट सर। नाजिम, नाजिम आप ना मुझे कॉल कीजिएगा ये क्लास के बाद। क्लास है आपकी? नहीं सर नाजिम? मेरी क्लास नहीं है, मैं कॉल यस सर। मैं ये नाजिम मुझे कॉल कीजिएगा। ओके, अब्दुल ठीक है रहमान। सर। ओके प्रेजेंट सर। हुंजला। Present sir. अबीर अहमद। शहजाद अशरफ। अब पहला पेज खत्म हुआ है जी, दूसरा पेज पूरा बाकी है अभी भी। मोहम्मद अली अफजल। अदनान इकबाल। Present sir. खुजैमा नदीम। Present sir. मोहम्मद उसामा। इब्तसाम ताहिर। मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साइम खान। तहरीम इम्तियाज। Present sir. ताहिर महमूद कादरी। मोहम्मद याहिया। मोहम्मद रफीक नूर। यस सर। अच्छा, आप पहले नहीं थे क्लासों में? सर कल नहीं था, बाकी तो मैंने लिए क्लासेस इसके अलावा। अच्छा अच्छा। उमर मुकीत। यस सर। साजिद हुसैन। Present sir. मोहम्मद उस्मान अवान। जी सर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान अवान। जी, मुल्तान से हैं जी आप? जी जी सर। शब्बीर अहमद। मोहम्मद रऊफ। दानियाल अख्तर सुंबुल। अनोशिया। Present sir. मोहम्मद तैयब वकास। ओके, मोहम्मद आफ्ताब अहमद। रामिला अनवर। Present sir. अबू बकर। मोहम्मद जमान। प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला वसीम। हाजी मोहम्मद सलीम। हाजी साहब नहीं है। मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद बिलाल। Present sir. अजरा ताहिर। अब्दुल बासित। मोहम्मद आबिद। खालिद सईद। अच्छा, अब ठीक है जी। अब जिनका नाम नहीं है वो जरा मुझे वो हैंड रेज करें, जिनका नाम नहीं आया, और वो हैंड अपने रेज ही रखें, मैं कॉल करता हूँ जी। ये समी अपने हैंड रेज करें जिनके नाम नहीं आए, ठीक है? मोहम्मद बिलाल है, लेकिन किसी और ने अटेंडेंस की है। मोहम्मद बिलाल कोई और ना हो। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है बिलाल? 20180148। नहीं, ये नहीं है नाम। 2018। यार तुम्हारा माइक नहीं सही यार, कुछ दूसरा वाला माइक लेके। सर जी सीआर की फिर अटेंडेंस नहीं हुई आज। नहीं मैं अब लिखता हूँ ना, हैंड रेस करे ना सारे जिनका नाम नहीं है, मैं करवाता हूँ। 1 बाय 1 मैं शुरू होता हूँ, ठीक है? हैंड रेस आपने नीचे नहीं करना, ये इन लोगों के नाम नहीं है, ये हैंड रेस। बाकी लोग लीव कर सकते हैं जिनके नाम आ गए हैं।
ठीक है, दे गो एंड टेक द नेक्स्ट क्लास, उनकी क्लास भी होगी। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर मैंने अब्दुल रहमान है सर, मैं कंफर्म करना था कि ये मेरे ये, क्योंकि सर आज मैंने फर्स्ट क्लास है सर, मेरा नाम है था भाई सर अटेंडेंस में। तो आपको मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताऊं? अब पता नहीं किधर चला गया यार अब्दुल रहमान, मैं तो मिडिल में था सर, पिछले पेज पे मिडिल में, तो मुझे नहीं लास्ट पे होगा तो। चलिए आप मुझे वैसे लिखवा दें, मैं टैली कर लूंगा। लिखो 2018 S2018। हाँ जी S2018 जी 1622 112। ठीक है, 1622 1622। ठीक है 16 बाई। ओके जी, थैंक यू, यू कैन लीव द क्लास। ओके थैंक यू। सर एक सेकंड। जी 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 सर उस दिन आपने मुझे बताया था कि मेरा नाम वहाँ पे अली भट्टी लिखा हुआ है शायद ना ए लिस्ट में। सर वो मैंने कैंपस से पता किया था, उन्होंने कहा था कि नेम उनके सिस्टम में मेरा नाम वो पूरा ही है हमाद अली भट्टी ना, तो वो शायद यहाँ पे शायद लिखने में गलती हो गई थी, तो आप उसको सही कर लें खुद ही। अच्छा हमाद अली भट्टी, ठीक है जी सर। ओके थैंक यू सर। गुड। ओके जी, अब वन में चलो, ये समी साहब। यस सर जी, आपका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है? S20200058। S20200058। ठीक है, ओके, यू कैन लीव द क्लास, अटेंडेंस लग गई है जी। नेक्स्ट अनम रहमान। जी सर। जी बेटा, आपका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है? 20201580। इससे पीछे एस है सर, इतना ही इन्फॉर्म किया उन लोगों ने। चले ठीक है बेटा, आप यू कैन लीव द क्लास, अटेंडेंस लग गई। थैंक यू सर। अब्दुल्ला भट्टी। यस सर। रजिस्ट्रेशन नंबर? सर रजिस्ट्रेशन नंबर तो अभी मुझे नहीं पता है क्या। क्यों नहीं मिला? जी सर। आपका कैंपस लाहौर कैंपस है, मुल्तान कैंपस है? मुल्तान कैंपस है सर। चलिए आप उनसे पता करें, ठीक है, आपका नाम मैंने लिख लिया है, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवा दीजिएगा। ओके थैंक यू। शेरी सुलहरी रऊफ, ये कौन है जी? सुलहरी रऊफ, पूरा नाम बेटा क्या है आपका? वकास रऊफ। ये नाम पहले मैंने कॉल किया था, वैसे नहीं कॉल किया सर, वो पूरा नाम लिखा कॉल, मोहम्मद रऊफ कॉल किया। चलिए ये वकास रऊफ है। चलिए क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका? 20171994। तो इतना आपने कोई गैप दिया बीच में? जी सर गैप दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम साहब। जी नाजिम को आजम तो नहीं बना दिया? नहीं वो नाजिम ही है जी, आजम भी एक है हमारे। चलें जी, वो बेचारा शायद बिजी हो, तो नाजिम साहब आप बताइए। वैसे हैरत की बात है, आपका नाम नहीं है नाजिम साहब। 20200098। 20200098। जी सर। ठीक है। अच्छा ये मोहम्मद बिलाल। नाजिम भाई, मैं क्लास के बाद ना फिर आपसे डिस्कस करना है कुछ, तो करते हैं कॉल, ठीक है? यस सर, मेरा भी मुझे आप ना 10 मिनट बाद कर लीजिएगा। ओके। मोहम्मद बिलाल। 2018 0148। ठीक है सर, है ना मेरा लिस्ट में कि नहीं है? हाँ मोहम्मद बिलाल था, लेकिन 2018 वाला मोहम्मद बिलाल है एक, वो अलग है। आपका पूरा नाम बेटा क्या है? मोहम्मद बिलाल के आगे कुछ है? नहीं कुछ नहीं है, सिर्फ मोहम्मद बिलाल ही है। चले वो रजिस्ट्रेशन नंबर से पता लग जाएगा। ओके थैंक यू। और तैयबा इजाज बेटा, आपने कुछ कहना है या आपने? उमर अजहर और वसीम साहब नहीं है? चलें, यू कैन बेटा लीव द क्लास। ओके थैंक यू।